नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, वंदे मातरम। साथियों, आज हम लोग बाल विकास में सीडीपी में जो है अवस्थाओं पर अध्ययन कर रहे थे, उसमें आज हम लोग तृतीय चरण में पहुंचने वाले हैं और इस तृतीय चरण को बहुत ही अच्छे से समझना है। आप देख रहे हो कि हमारे बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं में तीसरा चरण या तीसरी अवस्था का नाम क्या है, तो सभी मेरे साथ बोलेंगे। इस तीसरी अवस्था का नाम है किशोरावस्था। क्या नाम है? किशोरावस्था। इससे पहले आप लोगों ने पहली अवस्था को कहा शैशवावस्था, दूसरी अवस्था को बाल्यावस्था और यहाँ पर तीसरी अवस्था है किशोरावस्था। और इसके बाद जो अवस्था आती है उसको बोला जाता है प्रौढ़ावस्था। तो चार प्रमुख अवस्थाओं में ये तीसरी अवस्था है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। और याद रखिएगा, शुरू के जो तीन अवस्था है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। सवाल क्योंकि तीनों अवस्थाओं से ज़्यादा पूछे जाते हैं बार बार। तो चलिए आज शुरू करते हैं किशोरावस्था, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है आप सुनेंगे, एडोलेसेंस या एडोलेसेंस। ये मैंने लिख दिया है ताकि उच्चारण करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। एडोलेसेंस ये आपका इंग्लिश में इसको कहा जाता है। जैसे कि बाल्यावस्था को चाइल्डहुड है ना, शैशवावस्था को इन्फेंसी पीरियड कहा जाता है, ऐसे ही इसको क्या कहा जाता है? एडोलेसेंस। ADOLESCENCE। लो, हो गया। चले अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, किशोरावस्था क्या है। तो किशोरावस्था को हमको पढ़ना है तो ध्यान रखेंगे, जब भी किशोरावस्था बोलेंगे तो आपके माइंड में जो है आना चाहिए इसकी समय अवधि आयु। क्या आना चाहिए? समय अवधि आयु। आयु 12 से 18 वर्ष। बेसिकली अगर देखा जाए तो किशोरावर्ष एकदम 18 वर्ष को छूता नहीं है, उससे पहले की अवस्था है ना। जैसे हम बोलते हैं कि जैसे ही कोई 18 वर्ष अगर पहुंच जाता है तो उसको फिर हम लोग एडल्ट की श्रेणी में रख देते हैं। लेकिन सही मायने में एडल्ट किसको बोलते हैं पता है? जो 18 को पूरा कर लिया हो। जो 18 में है, चल रहा है रनिंग, उसको थोड़ी बोलेंगे एडल्ट। जो 18 पूर्ण कर लिया है उसको बोला जाता है क्या? वयस्क। तो यहाँ पे हम 18 तक करेंगे ना, 18 के बाद जो है जैसे 19वें में कदम रखेगा वो क्या है? वयस्क के ऊपर के है ना दर्जे में चले जाता है, अवस्था में चले जाता है। तो इसीलिए किशोरावस्था को कई जगह किताबों में 12 से 17 भी लिया गया है, वो भी कोई गलत नहीं है, है ना। लेकिन यहाँ पे 12 से 18 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 18 जस्ट पूर्ण हुआ नहीं है, ठीक है। उसके पहले क्या है? पूर्ण होने के बाद जो है वो प्रौढ़ावस्था में गिना जाता है। तो किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष है, एडोलेसेंस इंग्लिश में कहा जाता है। इस पे हम लोग अलग अलग बिंदुओं से जो है इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि भाई सामान्य रूप से किशोरावस्था को समझने का प्रयास करेंगे परिचय के रूप में। फिर इसके ऊपर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी हैं, परिभाषाओं को पढ़ेंगे। इस अवस्था को कई सारे कथनों से, उपाधियों से जो है जाना जाता है, तो उस कथनों को भी देखेंगे। और इस अवस्था की कुछ विशेषताएं हैं प्रमुख जिनसे सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं, उनको देखेंगे। फिर देखेंगे शिक्षा का स्वरूप और एक खास पॉइंट है, थोड़ा सा देखेंगे सिद्धांत। कुछ बेसिक सिद्धांत है किशोरावस्था को लेकर, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर? इंट्रोडक्शन पार्ट है एडोलेसेंस का, किशोरावस्था का। चलिए मेरे साथ जुड़ जाइए आप लोग। जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी लोग लाइक बटन को प्रेस करेंगे, शेयर करेंगे। और शिक्षक भर्ती का जो है एक नए लेवल पे, नए स्तर पे हमारे संस्थान द्वारा पूरी जो विशाल टीम है राज्य में जो है, इस टीम के माध्यम से पिछला बैच सफलतापूर्वक जो है संचालन किया गया, जिसमें कई अभ्यर्थियों का चयन हुआ हमारे शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्याख्याता में। तो इस बार जब भी एग्ज़ाम होगी, कई बच्चे अब कोशिश कर रहे हैं सर जल्दी हो सकता है लेट भी हो, जल्दी भी हो, लेकिन आपको तैयारी को बैलेंस बना के रखना है ना। तो आप जो है ध्यान रखेंगे, एक एक क्लास इम्पॉर्टेंट है, कोई भी क्लास आपके द्वारा स्किप नहीं होना चाहिए। अगर क्लास छूट जाता है तो बाकायदा आपको हमारे साध्य एकेडमी के मोबाइल ऐप में उस वीडियो को डाल दिया जाता है। उस वीडियो को देखा करो, लेकिन छोड़ के नहीं देखना है, रेगुलर देखना है। नोट्स भी डल जा रहा है तो नोट्स से आप लोग नोट्स बना सकते हो या प्रिंट निकलवा सकते हो, लेकिन ये काम आप लोगों को करना है पूरी ईमानदारी से। चले तो हम लोग जो है आज शुरू कर रहे हैं तीसरी अवस्था, जिसका नाम क्या है बताइए आप लोग? किशोरावस्था। तो जब भी किशोरावस्था मैं बोलूँगा तो यह आयु वर्ष कब से कब तक काउंट करेंगे? 12 से 18 वर्ष। 12 से 18 वर्ष है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एक बार मेरे साथ फिर से बोल देंगे, एडोलसेंस, है ना।
ये आपका। चलिए, तो इसके बारे में हम लोग अब समझने का प्रयास करते हैं, एडोलसेंस के बारे में, किशोरावस्था जो कि तीसरी अवस्था है, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। तो किशोरावस्था मुख्य रूप से मानव विकास की तीसरी अवस्था है। ये बात तो आपको जान गए है ना। तीसरा लिखा हूँ मतलब डिजाइन के लिए नहीं लिखा हूँ इसको, इसका मतलब है तीसरी अवस्था है। ओके, आपको ध्यान में रखना है। यह अवस्था किसके बाद आ रही है? बाल्यावस्था के बाद। तो यहाँ पे लिखेंगे, एक तो है लिख लेंगे तीसरी अवस्था, दूसरा पॉइंट लिखेंगे बाल्यावस्था के बाद की एवं प्रौढ़ावस्था से पूर्व की अवस्था। ये लाइन आप लोग को स्पष्ट है? बाल्यावस्था के बाद की और प्रौढ़ावस्था से पूर्व की अवस्था है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई बालक जो है, कोई ये जो अवस्था है, अगर देखा जाए किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें देख के आप बोल सकते हो कि वो बालक, वो जो बच्चा है वो ना बालक है पूर्ण रूप से, ना ही वयस्क है पूर्ण रूप से, वो दोनों के बीच का है कहना चाहिए। ऐसी अवस्था है, ना बालक है, बालक से बड़ा हो चुका है वो, है ना। 12 साल तक था तब बालक बोलना समझ में आता है, 12 से जैसे ही क्रॉस करता है उसको बालक नहीं बोल सकते, और उसको पूर्ण रूप से जो है प्रौढ़ भी नहीं बोल सकते। तो ऐसी अवस्था को क्या बोलते हैं? किशोर। ऐसी अवस्था को क्या बोलते हैं? किशोर। तो मैं जब भी बोलूँगा किशोर मतलब क्या समझते हो, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 12 साल इसका क्रॉस हो गया है और 18 से कम है। आप लोग देखोगे कई बार बच्चे क्राइम करते हैं, अपराध कर डालते हैं, तो उनके लिए जो है कोर्ट चलता है, उनके लिए जेल भी होता है। तो किशोर लोगों के लिए जेल भी है, जुवेनाइल कोर्ट करके बोलते हैं। तो उनको जो है जेल में जो है कुछ समय के लिए कारावास के जो है वो है ना जाना पड़ता है अगर वो अपराध किया है। तो ऐसे किशोर लोग के लिए जेल है ऐसा बोलते हैं। तो किशोर मतलब यहाँ पर 12 से 18 के बीच में। चले, तो यहाँ पर हम बात करते हैं किशोरावस्था को लेकर। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये आपको समझना है। शाब्दिक अर्थ तो लिखेंगे मेरे साथ, किशोरावस्था का शाब्दिक अर्थ। तो ध्यान दीजिएगा, इसके शाब्दिक अर्थ है किशोरावस्था का, आप लिखेंगे बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना। इंग्लिश से बोलेंगे ग्रो, बढ़ना। ध्यान रखेंगे किशोरावस्था का शाब्दिक अर्थ क्या है। अगर मान लो इसको एक प्रश्न के रूप में पूछा जाए तो बढ़ना होता है, या फिर परिपक्वता की ओर बढ़ना भी बोल सकते हो, या परिपक्वता की ओर बढ़ना। बेसिक मीनिंग देखा जाए तो किशोरावस्था का मीनिंग क्या है यहाँ पर? बढ़ना। ठीक है, या फिर अब बढ़ना, किस ओर बढ़ना? किस ओर बढ़ रहा है बालक? तो किशोर बढ़ रहा है परिपक्वता की ओर, मैच्योरिटी की ओर बढ़ रहा है, मैच्योरिटी लेवल की ओर बढ़ना, ये कहलाता है किशोरावस्था। अब जो है वो परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है। तो किशोरावस्था का मतलब है परिपक्वता, याद रखना। ये किशोरावस्था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडोलसेंस, जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है, एडोलेसियर करके शब्द है। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखनी है ना, छोटी छोटी बातें हैं किशोरावस्था को लेकर। चलिए हम इसको अब एक रूपरेखा से और समझने का प्रयास करते हैं किशोरावस्था को। एक छोटा सा चार्ट बना लेंगे। किशोरावस्था है, इसको आंग्ल भाषा में या फिर इंग्लिश में या अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एडोलसेंस। ठीक है, एडोलसेंस। फिर से लिखेंगे, ये किस भाषा से लिया गया है? तो याद रखना लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के कौन शब्द से?
है ना, एडोलेसियर करके है, एडोलेसियर। मैं यहाँ पे इसका उच्चारण हिंदी में लिख देता हूँ, एडोलेसियर। प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होगी तो आप बोल सकते हैं एडोलेसियर। एडोलेसियर ये जो है किस शब्द, ये लैटिन शब्द है ना, लैटिन भाषा का शब्द है, ध्यान देंगे। तो ये जो एडोलेसियर है ये लैटिन भाषा का क्या है, शब्द है। और ये क्या है, मतलब ये जो एडोलेसेंस है ये लैटिन भाषा के एडोलेसियर से लिया गया है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। एडोलेसियर से क्या बन गया, एडोलेसेंस बन गया। तो लिख दो यहाँ पर क्या बन गया, एडोलेसेंस। जिसका मतलब क्या होता है, ग्रो, या फिर हिंदी में बोलेंगे बढ़ना, बढ़ना, या फिर कह सकते हो परिपक्वता की ओर बढ़ना। ऐसा भी कह सकते हो ना, ग्रो या बढ़ना या परिपक्वता की ओर बढ़ना। याद रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है किशोरावस्था को लेकर। किशोरावस्था को इंग्लिश में कहा जाता है, आंग्ल भाषा में एडोलेसेंस, और यह जो है लैटिन भाषा के एडोलेसियर से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, यहाँ पे लिख लेंगे सर, शाब्दिक अर्थ ग्रो या बढ़ना होता है, अर्थात परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था जो है हरलॉक ने इसको दो भागों में बांटा, पढ़ोगे पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। तो यहाँ पे उस चीज़ों को जिक्र कर लेते हैं ऐसे ही। उन्होंने जो है बाल्यावस्था को भी वैसे बांटा, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। ऐसे ही किशोरावस्था को भी हम जो है इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। ये जो पूर्व किशोरावस्था है इसको एज ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है, एज ऑफ ब्यूटी। पूर्व किशोरावस्था को एज ऑफ ब्यूटी, इसको लिख सकते हैं 12 से 16 वर्ष। 12 से 16 वर्ष आयु सीमा, 12 से 16, एज ऑफ ब्यूटी 12 से 16। और उत्तर किशोरावस्था 17 से 19। तो पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, अर्ली एडोसेंस है ना, लेटर एडोसेंस ऐसे भी बोल सकते हो इसको आप लोग। ये प्री या पोस्ट या अर्ली या लेटर ऐसे करके। तो पूर्व किशोरावस्था को एज ऑफ ब्यूटी, एक गाना भी है देखियोगे, 16 साल है हाय क्या गाल है, ऐसे कुछ कर गाना सुना हुआ है। तो 16 साल कोई भी लड़का हो या लड़की, सबसे सुंदर जो है किस एज में दिखते हैं, बोलते हैं 12 से 16। पर कई लोगों के लिए गलत हो जाता है, ठीक है। कल मैं देख रहा था, वो उसका पेपर में आया था, वो रियलिटी शो में आती है, एक एक्ट्रेस है, वो समय के साथ साथ और अच्छी दिखती जा रही है, नाम नहीं, हाँ काफ़ी हाइटेड है,
पर्सनालिटी उनकी अच्छी है, पतली दुबली है। राजस्थान रॉयल्स की पति के पत्नी है, राज कुंद्रा की पत्नी। क्या तो नाम है, आप लोग जानते हो, मेरे अब दिमाग में नहीं आ रहा एकदम से। बहुत हंसते रहती ना, पतली दुबली हाइटेड, योगा वोगा भी करती है, रियलिटी शो में आते रहती, एक्ट्रेस है वो। एकदम दिमाग से उड़ गया उसका नाम, बहुत ही फेमस है। तो कई लोग समय के साथ सुंदर दिखते जाते हैं, लेकिन ये जो है कॉमन है 12 से 16 वर्ष। तो पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था याद रखेंगे। पूर्व किशोरावस्था 12 से 16 और उत्तर किशोरावस्था 17 से 19 के बीच में। ठीक है जी। चलिए, अब ये हो गया परिचय, समझ में आ गया ना कि कैसे जो है इसका मतलब क्या होता है, कब से कब को बोला जाता है किशोरावस्था। अब हम समझते हैं सीधा परिभाषा। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को किस तरीके से परिभाषित किया, इस पर हम बात करते हैं। तो लिखेंगे किशोरावस्था की विभिन्न परिभाषाएं। विभिन्न परिभाषाएं। आप लोग लिखते जाएंगे, बहुत सारे परिभाषाएं हैं इसको लेकर। लिखेंगे किलपैट्रिक के अनुसार। किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इनके अनुसार जीवन, किशोरावस्था का जो जीवन है सबसे कठिन काल है। दूसरा स्टैनले हॉल। इनके अनुसार लिखेंगे, स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान, तथा विरोध की अवस्था कहा है। हाँ, कुछ किताबों में स्टैनली कहा गया, कुछ किताबों में स्टैनले, है ना। इसे एक मात्रा भी लगा सकते हो, स्टैनले, है ना। स्टैनले हॉल ही बोल सकते हो, स्टैनली हॉल ही बोलोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हॉल को याद रखना, है ना, हॉल। तो इन्होंने क्या कहा, किशोरावस्था को संघर्ष को यहाँ पे लिख सकते हो अंग्रेजी में स्ट्रेस, तनाव को स्ट्रेन, तूफान को स्टॉर्म बोलते हो जी, स्टॉर्म, और विरोध को स्ट्राइफ। ठीक है। तो यहाँ पर स्टैनली हॉल का जो स्टेटमेंट है ये डायरेक्ट एग्जाम में कई बार पूछा गया है। किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है कहा है। क्यों लिखेंगे, कहा है तथा कुछ मनोवैज्ञानिकों ने लिखेंगे अत्यधिक संवेगात्मक हलचल होने के कारण, संवेगात्मक हलचल
होने के कारण इस अवस्था को समस्यात्मक अवस्था या फिर ब्रैकेट में लिखेंगे आप लोग प्रॉब्लम एज के नाम से पुकारते हैं, के नाम से भी पुकारते हैं। तो यहाँ पर याद रखेंगे स्टैनले हॉल की जो डेफिनेशन है, फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ। किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है तथा कुछ मनोवैज्ञानिकों के अत्यधिक संवेगात्मक हलचल। आप जानते हो इस समय इमोशन जो है अप्स एंड डाउन्स काफ़ी फास्ट होता है, जिसकी वजह से इस अवस्था को जो है समस्यात्मक अवस्था या प्रॉब्लम एज के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि प्रॉब्लम एज किसको कहा जाता है? किशोरावस्था को। जैसे गैंग एज किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था को। यहाँ पर प्रॉब्लम एज समस्याएं बहुत सारी रहती है लाइफ को लेकर कि हमको आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। कई सारे जो है नए जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आती जाती है, जिसकी वजह से बच्चा जो है काफ़ी समस्या से घिरा रहता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिग एंड हंट के अनुसार, बिग एवं हंट के अनुसार इनके अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है और शब्द उन्होंने दिया परिवर्तन, चेंजेस। और यहाँ पर परिवर्तन से आशय किस टाइप के परिवर्तन? तो आप लोग लिखेंगे शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या इसको मानसिक भी बोल सकते हो, एवं सामाजिक। ठीक है, ये बिग एंड हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने का एक बेस्ट शब्द है परिवर्तन। और यहाँ पर कौन सा परिवर्तन? शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। अगला लिखेंगे कॉल जेनिक के अनुसार। कॉल जेनिक के अनुसार इनके अनुसार आप लिखेंगे कॉल जेनिक के अनुसार किशोर की मानसिक जिज्ञासा का विकास होता है। मानसिक जिज्ञासा का विकास होता है। वह इन समस्याओं के संबंध में
विभिन्न समस्याओं के संबंध में अपने विचारों का निर्माण भी करता है, अपने विचारों का निर्माण भी करता है। अगला लिखेंगे जीन पियाजे के अनुसार। जीन पियाजे के अनुसार किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांत निर्माण की अवस्था है, कॉमा या फुल सिद्धांत निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है तथा जीवन का सामान्य समायोजन है। जिन पे किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांत निर्माण की अवस्था है तथा जीवन का सामान्य समायोजन है। जीवन का सामान्य समायोजन। और लिखेंगे डेफिनेशन, लिखते जाइए, फिर इसको समझने का भी प्रयास करेंगे हम लोग। स्किनर के अनुसार, स्किनर महोदय कहते हैं किशोरावस्था को लेकर, लिखेंगे सभी, किशोर के व्यवहार का किशोर के व्यवहार का अंतिम व महत्वपूर्ण स्वरूप, अंतिम व महत्वपूर्ण स्वरूप, अंतिम व महत्वपूर्ण स्वरूप व्यक्तित्व प्रौढ़ता की दिशा में बढ़ने में लक्षित होना है। ठीक है, किशोर के व्यवहार का अंतिम व महत्वपूर्ण स्वरूप व्यक्तित्व प्रौढ़ता की दिशा में बढ़ने में लक्षित होना है। वैलेंटाइन के अनुसार लिखेंगे, वैलेंटाइन के अनुसार घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता, घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता, घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की अवस्था है। साथ साथ इन्होंने और कहा है, इन्हीं के वैलेंटाइन ने, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति
किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। विकास का नाजुक समय है। ठीक है, तो ये कुछ खास मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने परिभाषाओं को जो है किशोरावस्था के संदर्भ में दिया है। स्किनर ने कहा है किशोर के व्यवहार का अंतिम व महत्वपूर्ण स्वरूप व्यक्तित्व प्रौढ़ता की दिशा में बढ़ने में लक्षित होना है। वही वैलेंटाइन ने कहा कि घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। साथ ही साथ किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है ना। इस समय में क्या है, व्यक्ति जो है इसके जो संवेग होते हैं, इमोशन, वो बहुत ही जो है फास्ट रहता है, चेंज होते रहते हैं। तो उसके वजह से जो है कई बार अपराध प्रवृत्ति की ओर बढ़ने की जो है गुंजाइश बहुत रहती है। ऐसे ही जो है और भी मनोवैज्ञानिक के हैं जिनके बारे में बता देता हूँ, जिन्होंने कहा है इस अवस्था को लेकर। जैसे कि गेट्स के अनुसार है ना, इन्होंने कहा कि लगभग 40% बालकों को एक या इससे अधिक बार का विषम लिंगीय अनुभव होता है। 40% बालकों को जो है एक या उससे अधिक बार जो है विषम लिंगीय अनुभव होता है कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, ऐसा करके इस अवस्था में उस चीज़ का अनुभव होता है, बाकी समय नहीं होता, ऐसा इन लोगों का कहना है। अगला है स्किनर ने कहा है किशोर को निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता। किशोर लोग को जो है निर्णय करने का कोई खास अनुभव नहीं होता कि क्या डिसीजन होना चाहिए क्या। इसीलिए जब भी किशोरावस्था में आपके घर में कोई बच्चे हो तो पेरेंट्स को जो है विशेष एक फ्रेंड के रूप में, एक गार्जियन है तो गार्जियन के रूप में विशेष जो है उनको जो है टिप्स, मोटिवेट, एडवाइस देना चाहिए। रॉस कहते हैं कि किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। किशोर जो है समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। ऐसे ही एक और स्टेटमेंट है कॉलजेनिक का, इनका कहना है नहीं, जेरसिल्ड है, जेरसिल्ड कॉलजेनिक मैं बता दिया हूँ। जेरसिल्ड कहना है किशोरावस्था वहाँ समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। तो इतने ही परिभाषाएं हैं, खास जो है मैं लिखा दिया है, इतने को ही आपको याद रखना है ना। इससे ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, खास मैंने लिखा दिया, पर्याप्त है इतना, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखेंगे हम लोग किशोरावस्था के संबंध में महत्वपूर्ण कथन। महत्वपूर्ण कथन किसको लेकर? किशोरावस्था। किशोरावस्था को लेकर महत्वपूर्ण कथन क्या क्या कथन है कहा जाता है किशोरावस्था को लेकर, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे तूफान एवं संघर्ष की अवस्था। डायरेक्ट एग्जाम में आता है, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था। तूफान एवं संघर्ष की अवस्था ये कहा है स्टैनली हॉल ने। कभी कभी पूछ देता है कि इस अवस्था को इस रूप में किसने व्यक्त किया, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था के नाम से स्टैनली हॉल। तो हॉल के घर में तूफान भी आ रहा है, इसके चक्कर में संघर्ष हो रहा है, ऐसा करके याद कर लेना। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशन स्टेटस कहना चाहिए। ये इस अवस्था में जो है कहीं ना कहीं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, वो औपचारिकता की ओर बढ़ना प्रारंभ करता है, जिसकी वजह से उसको कई सारे मुसीबतों को सामना करना पड़ता है। जब तक आदमी मूल प्रवृत्ति में रहता है, इनफॉर्मल रहता है, उसको सहज सरल महसूस होता है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है, आप देखते हो स्कूल से जब कॉलेज हायर एजुकेशन पहुँचता, मतलब मिडिल स्कूल से हाई स्कूल, तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन, वहाँ के लेक्चरर, प्रिंसिपल, ठीक है, थोड़ा अलग लेवल के रहते हैं, उनसे अलग तरीके से बात करना पड़ता है। बच्चा रहते हो तो कोई भी बात करो, मैडम लोग
चलो ठीक है ली कह करके छोड़ देते हैं, लेकिन जैसे ही बड़े होते जाओगे पूरे जो है मैनर्स वगैरह देखे जाते हैं, तौर तरीके देखे जाते हैं, तो उसके हिसाब से कुल मिला के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये सब चीज़ों को वो सीखते जाता है इस अवस्था में। अगला है तार्किक चिंतन की अवस्था। तार्किक चिंतन, अब इसके मानसिक शक्ति का विकास हो चुका है, तो वो कहीं न कहीं हर क्रियाकलापों के पीछे अपना भी बुद्धि का प्रयोग करेगा, अपने बुद्धि का उपयोग करेगा कि ये चीज़ें क्यों हो रही, कैसे हो रही है, वो खुद जो है इसके पीछे जानने का प्रयास करेगा, अर्थात तार्किक चिंतन की अवस्था। अटपटी व उलझन की अवस्था। अटपटी व उलझन की अवस्था। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था, लिख लिए, अगला लिखेंगे सामाजिक स्वीकृति की अवस्था। अगला लिखेंगे आत्म सम्मान की अवस्था। सेल्फ रेस्पेक्ट वाली बात आ रही है यहाँ पर, सेल्फ रेस्पेक्ट की अवस्था इसमें जो है जन्म ले रहा है। अगला है संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था। व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता की अवस्था। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्र की अवस्था। द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था। द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था। जीवन का सबसे कठिन काल। जीवन का सबसे कठिन काल, ये कौन कहा? किलपैट्रिक, परिभाषा में भी लिखें इसको। जीवन का सबसे कठिन काल। ठीक है। आत्मसम्मान की अवस्था, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्र की अवस्था, द्रुत और तीव्र विकास की अवस्था, जीवन का सबसे कठिन काल, किलपैट्रिक ने कहा। अगला कथन लिखेंगे स्वर्णिम काल। या फिर सुनहरी काल, या कह सकते हो इसको इंग्लिश में गोल्डन एज। गोल्डन एज 12 से 18, गोल्डन एज। समस्याओं की अवस्था। कई सारे शारीरिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं है ना, होना चालू हो जाता है। समस्याओं की अवस्था। विद्रोह की अवस्था। विद्रोह की अवस्था। बसंत ऋतु की अवस्था। बसंत ऋतु। अगला लिखेंगे टीन एज। इस अवस्था को कहा जाता है टीन एज, इंग्लिश में लिखिए टीन एज, है ना, टीन एज, इसलिए टीनेजर्स कहा जाता है 12 से 18 के बीच में। एज ऑफ ब्यूटी। एज ऑफ ब्यूटी।
टीन एज, हाँ अंग्रेजी में नाम है टीनेजर्स कहा जाता है, जिसे एडोलसेंस बोलते हैं ना, किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस, चाइल्डहुड बोलते हैं बचपन, ये अंग्रेजी का शब्द है और कुछ नहीं। हाँ वैसा वाला टीन एज नहीं है। हाँ टीन एज, एज ऑफ ब्यूटी। और लिख सकते हैं अमूर्त चिंतन की अवस्था। इसके पहले बाल्यावस्था में देखे थे आप लोग मूर्त चिंतन की अवस्था, यहाँ पर अमूर्त चिंतन, फिर से काल्पनिक लंबा चौड़ा सोचना चालू कर दिया। अगला है लास्ट, प्रबल दबाव व प्रबल तनाव की अवस्था। प्रबल दबाव और प्रबल तनाव की अवस्था। आप लोग इस अवस्था से ऊपर आ चुके हो तो डरने की बात नहीं है, आगे बहुत बड़ा काम कर सकते हो आप लोग। प्रबल दबाव और प्रबल तनाव को झेल लिए हो तो स्वर्णिम काल की अवस्था किसे कहा जाता है, आपसे पूछा जाएगा। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। चलिए मेरे साथ बोलेंगे किशोरावस्था। यहाँ शुरुआत से मैं लेती चलता हूँ ताकि एक बार मेरे साथ आप लोग सभी ऑनलाइन के अभ्यर्थी बोलते जाएंगे किशोरावस्था को। 12 से 18 वर्ष, ये महत्वपूर्ण कथन है। चलिए मैं एक बोलूँगा तो आप इसको बोलते जाना, ठीक है ना। पहली अवस्था क्या है, मतलब इस अवस्था को क्या बोलते हैं बताओ? तूफान एवं संघर्ष की अवस्था। और क्या बोलते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और क्या बोलते हैं? तार्किक चिंतन की अवस्था। और क्या कहते हैं बताइए? अटपटी व उलझन की अवस्था। अटपटी और उलझन की अवस्था। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था। और बताइए 5 हो गए थे, कितना हो गया देख लेते हैं। 5 है ना, हाँ। छठवा आत्मसम्मान की अवस्था। 7वां संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था। 8वां व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्र की अवस्था। इसीलिए इस उम्र में लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, इतना ज़बरदस्त बॉन्डिंग फ्रेंडशिप होगा कि मत पूछो। व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्र की अवस्था। 9वां द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था। 10वां बताओ? जीवन का सबसे कठिन काल। हाँ 10 हो गया ना, 10 बस 10 हो गया। अगला देखो 11वां, हाँ स्वर्णिम काल या सुनहरी काल या गोल्डन एज। 12वां समस्याओं की अवस्था। 13वां विद्रोह की अवस्था। 14वां बसंत ऋतु। कौन से अवस्था को बसंत ऋतु कहा जाता है? किशोर अवस्था को। टीन एज कहा जाता है किसको? किशोर अवस्था को। अगला बताओ 16वां एज ऑफ ब्यूटी। 17वां और 18 प्रबल दबाव या प्रबल तनाव की अवस्था। ठीक है, तो ये अलग अलग कथन हैं जिससे किशोरावस्था को जो है जाना पहचाना जाता है। आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। कल जो है इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। कल हमारा टारगेट रहेगा इसको कंप्लीट करना है, इस अवस्था को, जिसमें हम लोग कल विशेषताएं, शिक्षा के स्वरूप और सिद्धांत पढ़ के इस अवस्था को कंप्लीट करेंगे। बन जाएगा ना? चलिए आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी लोग शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक की तैयारी में पूर्ण रूप से जो है समर्पित भाव की तैयारी करिए। और संस्थान द्वारा जिनको भी एडमिशन लेना है संस्थान के हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क करिएगा। आपको जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से जो है मार्गदर्शन किया जाएगा संस्थान के द्वारा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर कल मिलेंगे नए सब्जेक्ट नए टॉपिक के साथ, ठीक है ना। इसको कंप्लीट करेंगे फिर नया टॉपिक चालू करेंगे।